हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाटिका में। दोस्तों, मैं हूं रूपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग के 15 वैसे क्वेश्चन को देखेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इससे पहले भी इस सीरीज़ के वीडियोज़ को हमने अपलोड किया है, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को और देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। बोला है उस विकल्प का चयन करें जो प्रस्तुत चित्र में त्रिकोण की संख्या का प्रतिनिधित्व करता है। यानी हमें बताना है इस आकृति में कुल कितने त्रिकोण है, यानी कुल कितने त्रिभुज है। तो आइए त्रिभुज काउंट करते हैं। सबसे पहले तो वैसे त्रिभुज को आप काउंट करिए जिसको आप आसानी से देख पा रहे हैं। तो 1 2 3 4, 4 तो आपका यह हो गया, लेकिन आपका आंसर कतई यहाँ पे 4 नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। 4 तो आपका जो आसानी से आपको दिख रहा है 1 2 3 4। इसके अलावा देख लीजिए इस तरीके के ट्रायंगल को, 3 इस तरीके का ट्रायंगल आपका बनेगा, है ना। इन सभी आकृति के मिलने से 3 एक्स्ट्रा ट्रायंगल बना, तो 3 एक्स्ट्रा ट्रायंगल, तो 4 + 3 यानी कुल मिला के इस आकृति में कितना ट्रायंगल है आपका? 7 ट्रायंगल है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, यह आपका कथन और कार्यवाही का है। बोला गया है आईएमडी रिपोर्ट के अनुसार, क्या रिपोर्ट दिया है? बंगाल की खाड़ी में कम दबाव के कारण तमिलनाडु में भारी बारिश हो सकती है। यह आपका यहाँ पे कथन दिया गया है। अब इस कथन के आधार पर हमें क्या एक्शन लेना है, क्या कार्यवाही होनी चाहिए? यह जो कथन है इसके आधार पे हमें कार्यवाही क्या करनी चाहिए। तो पहला देख लीजिए क्या बोला है कार्यवाही, कि समय पर चेतावनी देने के लिए आईएमडी की प्रशंसा की जानी चाहिए। भाई आईएमडी की प्रशंसा आपको नहीं करना है, आईएमडी का तो गठन ही इसलिए हुआ है कि वह मौसम की जानकारी आपको देते रहे। ठीक है, अगला देख लीजिए दूसरा क्या है, सरकार को मीडिया द्वारा यह चेतावनी दे देनी चाहिए कि मछुआरे इस दौरान मछली पकड़ने के लिए समुद्र में न जाए। यह आपका सटीक कार्यवाही होगा। ठीक है, चलिए फिर से देखिएगा क्या है, कथन क्या है कि आईएमडी रिपोर्ट के अनुसार बंगाल की खाड़ी में, आईएमडी का रिपोर्ट क्या आया है कि बंगाल की खाड़ी में कम दबाव के कारण तमिलनाडु में भारी बारिश हो सकती है। अब आईएमडी का यह रिपोर्ट आया है, तो इसके लिए हमें एक्शन क्या लेना चाहिए? तो समय पर चेतावनी देने के लिए आईएमडी की प्रशंसा करनी चाहिए। भाई आईएमडी का तो जैसा कि हमने आपको बताया कि उसका काम ही है मौसम की जानकारी देना, तो फिर हमें उसकी प्रशंसा करने की ज़रूरत नहीं है। हमें एक्शन क्या लेना है? हमें एक्शन लेना है सरकार को मीडिया के द्वारा यह चेतावनी दे देनी चाहिए कि मछुआरे इस दौरान मछली पकड़ने के लिए बाहर न जाए, समुद्र में न जाए। तो केवल कार्यवाही 2 जो है वो आपका सही होगा। तो आंसर हमारा इस क्वेश्चन का क्या होगा? विकल्प सी। कोर्स और एक्शन का यह क्वेश्चन है, कथन और कार्यवाही का। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कथन और अनुमान, स्टेटमेंट और एजप्शन। हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में? कथन के आधार पर हमें अनुमान लगाना है कि कौन सा अनुमान सही है। कथन देखिए क्या है, अकबर ने अपनी रानी से कहा बीरबल मेरे राज्य का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है। अकबर अपनी रानी से क्या कहा है कि बीरबल मेरे राज्य का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है। अब इससे देखिए, इससे क्या अनुमान निकलता है, क्या अनुमान बनता है? नंबर 1, अकबर बीरबल जितना बुद्धिमान नहीं है। बिल्कुल सही बात है, अकबर जो है वह बीरबल जितना बुद्धिमान नहीं है, यानी कि बीरबल से कम बुद्धिमान है, ऐसा खुद बीरबल बोला है। बीरबल क्या बोला है? बीरबल मेरे राज्य का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति। तो बोला है सबसे बुद्धिमान व्यक्ति, मतलब कि अकबर से भी ज़्यादा बुद्धिमान है। तो आंसर पहला तो हमारा जो अनुमान है वह सही होगा। दूसरा अनुमान देखिए, अकबर बीरबल को अगला राजा बनाना चाहता है। क्या इस बात से कहीं यह स्पष्ट हो रहा है कि अकबर बीरबल को जो है वह राजा बनाना चाहता है? नहीं। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या होगा? केवल अनुमान 1 निहित है, यानी विकल्प डी जो है वह हमारा आंसर होता है। कथन और अनुमान यानी कि स्टेटमेंट और एजप्शन बोलते हैं। अनुमान, पूर्वानुमान, पूर्वधारणा सब इसको बोला जाता है। इसके क्वेश्चन में क्या करना होता है कि आपको यह देखना होता है कि जो कथन दिया गया है इसी कथन में कौन सा अवधारणा अंतर्निहित है, इसमें कौन सा अवधारणा अंतर्निहित है। तो बोला बीरबल मेरे राज्य का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है, इससे यह बात तो स्पष्ट हो गया ना कि अकबर बीरबल जितना बुद्धिमान नहीं है। बीरबल जितना बुद्धिमान नहीं है यानी कि बीरबल से कम बुद्धिमान है, और ऐसा इस बात से स्पष्ट हो रहा है क्योंकि सबसे ज़्यादा बुद्धिमान बीरबल है। आगे चलिए, अगला देखिए, यह क्वेश्चन आपका कैलेंडर टॉपिक का है। बोला है 2 फरवरी 2019 को शनिवार, तो 4 अक्टूबर 2019 को कौन सा दिन होगा। इस क्वेश्चन में देखिएगा क्या है, ईयर तो दोनों जगह सेम है, यहाँ भी 2019 है,
यहाँ भी 2019 है, ईयर सेम है, सिर्फ मंथ चेंज हुआ है। मंथ चेंज हुआ है तो आइए हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। 2 फरवरी तक हैं हम लोग, तो फरवरी में कितना दिन बचा हुआ है सर? फरवरी में अभी 26 दिन और बचा हुआ है, क्योंकि नॉर्मल ईयर का फरवरी 28 दिन का होता है और लीप ईयर का फरवरी 29 दिनों का होता है। तो यह नॉर्मल ईयर है, 2019 एक नॉर्मल ईयर है, लीप ईयर उसको बोलते हैं जिसमें 4 का भाग लग जाए। तो इसमें 4 का भाग नहीं लगता है, मतलब कि यह नॉर्मल ईयर है, इसका फरवरी 28 दिन का होगा। तो 2 दिन फरवरी बीत चुका है, फरवरी में अभी कितना दिन और बचा हुआ है? 26 दिन। अब फरवरी से हमें अक्टूबर तक जाना पड़ेगा, तो फरवरी में 26 दिन। अब फरवरी के बाद मार्च, तो मार्च 31 दिनों का होता है। जो भी 31 दिन का महीना होगा उसमें 3 विषम दिन होता है, क्योंकि 31 में 7 से भाग करिए, 7 चौके 28, शेष कितना बचेगा? 3। और जो भी महीना 30 दिन का होता है उसमें 2 विषम दिन होता है। 30 में 7 से भाग करिए, 7 चौके 28, कितना विषम दिन बचेगा? 2। तो हम क्या करेंगे कि जो भी 31 दिनों का महीना होगा उसके लिए हम पूरा 31 नहीं लिखेंगे, उसके विषम दिन को ही लिखेंगे। 31 दिन के महीना के लिए 3 और 30 दिन के महीना के लिए लिखेंगे 2। तो फरवरी खत्म, मार्च खत्म, अप्रैल फिर 30 दिनों का तो 2, मई 31 दिनों का तो 3, जून 30 दिनों का तो 2, जुलाई 31 दिनों का तो 3, अगस्त 31 दिनों का तो 3, जुलाई और अगस्त 2 लगातार ऐसा महीना है जो 31 दिनों का, जुलाई अगस्त। सितंबर फिर 30 दिनों का तो 2, और अक्टूबर में हमें कहाँ तक जाना है? 4 अक्टूबर तक, तो 4 हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, यानी कुल मिला के इतना विषम दिन निकलेगा, और इतना करने में आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा अगर आपको यह पता है कि 31 दिनों में 3 विषम दिन होता है और 30 दिनों में 2 विषम दिन होता है। विषम दिन किसको बोलते हैं? 7 के शेषफल को विषम दिन बोलते हैं। और 7 का शेषफल क्यों निकालते हैं? क्योंकि प्रत्येक 7 दिन के बाद वापस वही दिन रिपीट हो जाता है। अब आपको क्या करना है कि जो भी संख्या यहाँ पे 7 से कट रहा होगा उसको हटाते चलिए। तो 26 और 2, यह दोनों मिला के 28, 7 से कट जाएगा। 26 और 2 28, 7 से जब भाग करेंगे तो यहाँ विषम दिन 0 आ जाएगा, हटा दीजिए। और भी संख्या देखिए 3, 3 6, 2 8, 3 11, 3 14, इन सब को मिला के 14 हो जाता है। 14 का मतलब विषम दिन कितना होगा? 0। फाइनल कितना बचा हमारे पास? 6 बचा, तो यही आपका विषम दिन हो जाएगा। ठीक है, फाइनल विषम दिन कितना आया हमारा? 6। अब हम देखेंगे कि कैलेंडर में हमें आगे जाना है कि पीछे। तो फरवरी में है, अक्टूबर में जाना है, आगे जाना है। तो जो विषम दिन आया है उसको आप प्लस करिए। किस में प्लस करिएगा? जो दिन दिया जाएगा। तो शनिवार प्लस 6 हमारा आंसर होगा। अब शनिवार प्लस 6 करेंगे तो समय ज़्यादा लगेगा, तो शनिवार प्लस 6 यानी शनिवार के 6 दिन बाद वही दिन होगा जो शनिवार से 1 दिन पहले। तो शनिवार माइनस 1 क्या हो जाएगा? शुक्रवार हो जाएगा। शनिवार से 6 दिन बाद वही दिन होगा जो शनिवार से 1 दिन पहले। ठीक है, उसी तरह से शनिवार से 5 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो 5 दिन बाद वही दिन होगा जो 2 दिन पहले होगा। 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो 4 दिन बाद वही दिन होगा जो 3 दिन पहले होगा। प्लस माइनस का योग आपको 7 कर देना है। 6 दिन बाद कौन सा दिन होगा? 6 दिन बाद वही दिन होगा जो 1 दिन पहले होगा। तो 6 जोड़ने पर जो दिन आएगा, 1 घटाने पर भी वही दिन आएगा। तो हम देखेंगे कि ज़्यादा आसानी से हम क्या कर सकते हैं, 6 घटा सकते हैं कि 1 माइनस कर सकते हैं। तो 1 माइनस ज़्यादा आसानी से कर सकते हैं। तो शनिवार माइनस 1 क्या हो जाएगा? शनिवार माइनस 1 शुक्रवार हो जाएगा। जैसे हम बोलेंगे कि आज मंगलवार है, तो आज से 6 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो 6 प्लस करिएगा तो ज़्यादा समय लगेगा, इससे बेहतर 1 माइनस कर लीजिए। तो मंगलवार माइनस 1 सोमवार हो जाएगा। आज मंगलवार, 6 दिन बाद क्या होगा? मंगलवार माइनस 1 यानी कि सोमवार हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए, कथन और अवधारणा। फिर से यह क्वेश्चन स्टेटमेंट और एजप्शन का है। कथन और अवधारणा के क्वेश्चन में क्या करना होता है? हमें यह देखना होता है कि इस कथन में दोनों में से कौन सा अवधारणा अंतर्निहित है, मतलब कि ऐसा अवधारणा जो इसके अंदर अंतर्निहित है, इसको पढ़ने से स्पष्ट हो जाता हो। तो कथन को गौर से पढ़िएगा। बोला है, एक मनोवैज्ञानिक अपने ग्राहक को बताता है कि मोबाइल की लत एक मनोवैज्ञानिक रोग है। एक मनोवैज्ञानिक जो है वह अपने ग्राहक को क्या बताया है कि मोबाइल का लत एक मनोवैज्ञानिक रोग है। अब देखिए, पहला एजप्शन क्या है? मनोवैज्ञानिक मानसिक रोगों का इलाज करता है। यह अवधारणा इसके अंदर अंतर्निहित है। ठीक है, जो भी इसके यहाँ जो कथन दिया गया उसका सपोर्ट करे, वह जो एजप्शन है वह आपका अंतर्निहित हो जाएगा, सही हो जाएगा।
दूसरा, किसी भी रोग के लिए सर्जरी सबसे अच्छा विकल्प है। क्या इसमें कहीं ऐसा है? यह तो पूरी तरह से इलॉजिकल है ना। इसके आधार पर यह पूरी तरह से क्या है? इलॉजिकल है। तो हमारा आंसर होगा केवल अवधारणा एक अंतर्निहित है, यानी विकल्प डी जो है वह आपका सही आंसर हो जाएगा। जो इसका सहयोग करे, सपोर्ट करे, वह अवधारणा सही होगा। जो इसका विरोध करे या जो इलॉजिकल हो वह अवधारणा आपका क्या होगा? गलत होगा। इसके बेसिस पर अगर हम देखें तो किसी भी रोग के लिए सर्जरी सबसे अच्छा विकल्प है, क्या यहाँ पे सर्जरी का कोई चर्चा किया गया है? नहीं। तो हमारा आंसर क्या होगा? केवल अवधारणा एक अंतर्निहित है। इसके लिए विकल्प डी हम लोग चुनेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। इस बार क्वेश्चन कथन और निष्कर्ष से है, और निष्कर्ष वह होता है जो निश्चित सत्य होता है। अवधारणा उसको बोलेंगे जिसके होने की पॉसिबिलिटी हो, जिसके होने के चांसेज हो। अगर 1%, 2% भी चांसेज हो तो वह अवधारणा आपका सही हो जाएगा। लेकिन निष्कर्ष वह होगा जो निश्चित सत्य होगा। जो पूरी तरह से सही होगा वही निष्कर्ष सही होगा। तो कथन देखिएगा यहाँ पे क्या है? सचिन तेंदुलकर भारतीय क्रिकेट में महानतम बल्लेबाज था। कथन है सचिन तेंदुलकर भारतीय क्रिकेट की बात कर रहा है, महानतम बल्लेबाज था। अब इससे निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष कौन होता है? जो निश्चित सत्य होता है। इससे पीछे क्वेश्चन हम लोग देखे थे कथन और अवधारणा का। अवधारणा जो 1% भी सही होगा वो अवधारणा हमारा सही हो जाएगा। बट निष्कर्ष कौन होगा? जो पूरा सही होगा, जो निश्चित सत्य होगा। नंबर 1, इसके बेसिस पर देखिए। नंबर 1, भारतीय क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर के अलावा कोई अन्य बल्लेबाज उनसे अधिक महान नहीं होगा। देखिए सचिन तेंदुलकर जो है महानतम बल्लेबाज था, लेकिन भविष्य में भी कोई नहीं होगा सचिन तेंदुलकर से महान, इसकी गारंटी नहीं है। तो पहला निष्कर्ष इसके आधार पे क्या होगा? गलत हो जाएगा। सचिन तेंदुलकर से भी पहले महान बल्लेबाज थे, उनको पीछे छोड़ करके सचिन तेंदुलकर महान बने हैं। हो सकता है कि कोई ऐसा बल्लेबाज इन फ्यूचर आए जो उनसे भी ज़्यादा महान हो जाए। ठीक है, तो यह बात कहना कि भारतीय क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर के अलावा कोई अन्य बल्लेबाज उनसे अधिक महान नहीं होगा, फ्यूचर की बात हो रही है। वर्तमान में बोलता कि नहीं है तो हम इसको सही मान लेते, लेकिन नहीं होगा बोल रहा है तो यह क्या होगा? निष्कर्ष गलत हो जाएगा। ठीक है। दूसरा, सचिन तेंदुलकर दुनिया के महानतम बल्लेबाज है। अब अपने मन से आपको नहीं सोचना है क्या इसमें दुनिया के बारे में कुछ बोला है? नहीं, भारतीय क्रिकेट के महान बल्लेबाज है ऐसा बोला है, दुनिया के बारे में नहीं बोला है। तो यह भी गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा? 1 और 2 दोनों ही सही नहीं है। दोनों का दोनों क्या है? गलत है। निष्कर्ष वह होता है जो निश्चित सत्य होता है। इसके बेसिस पर न तो यह निश्चित सत्य है और न ही यह वाला निश्चित सत्य है। आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन को देखिए। यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन क्या है। बोला है 2 बजे रात्रि में एक दीवार घड़ी की सुइयाँ एक निम्न कोण और एक प्रतिदर्श कोण बनाती है, तो प्रतिबिंब कोण का मान क्या होगा? हमें क्या बताना है? प्रतिबिंब कोण का मान। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि प्रतिबिंब समय कैसे निकालते हैं, फिर प्रतिबिंब कोण निकालेंगे। अगर समय केवल आवर के रूप में दिया जाए तो 12 में से अगर आप दिए गए समय को माइनस करते हैं तो प्रतिबिंब समय निकल जाएगा। तो यहाँ समय 2 बजे है, तो 12 में से 2 बजे को माइनस करिएगा तो प्रतिबिंब समय निकल जाएगा। तो 12 बजे प्रतिबिंब समय कितना होगा? 10 बजे। यानी किसी घड़ी में अगर 12 बज रहा है, दीवार घड़ी में अगर 12 बज रहा है और दर्पण में आप देखिएगा तो आपको समय क्या दिखेगा? 10 बजे दिखेगा। कोई भी समय दिया जाए उसका दर्पण समय पूछा जाए तो 12 में से माइनस करेंगे, समय अगर केवल आवर के रूप में रहेगा। 11:60 में से माइनस करेंगे, समय जब आवर और मिनट के रूप में देगा। और 11:59:60 में से माइनस करेंगे अगर समय घंटा, मिनट और सेकेंड तीनों फॉर्म में देगा। ध्यान से समझिएगा इस बात को। अगर हमसे दर्पण समय या प्रतिबिंब समय पूछा जाएगा तो हम क्या करेंगे कि जो भी समय होगा ना उसको हम माइनस करेंगे या तो 12 में से, या 11:60 में से, या 11:59:60 में से। 12 बोले या 11:60 बोले या 11:59:60 बोले, तीनों एक ही समय है। 11:60 का मतलब 12 ही होता है। घड़ी में 11:60 तो नहीं बजती है ना, 59 के बाद अगला समय हो जाता है, तो यह भी 12 है। और 59:60 जैसे ही 60 होगा यह भी 60 हो जाएगा और यह 60 होगा तो 12 बज जाएगा, मतलब तीनों 12 ही है। लेकिन घटाने में सुविधा हो इसलिए हम आपको इस फॉर्म में बता दी है। तीनों का तीनों समय क्या है? 12। तो जब भी प्रतिबिंब समय या दर्पण समय निकालना होगा तो दिए गए समय को हम 12 में से माइनस करेंगे। तो 2 बजे रात्रि में प्रतिबिंब समय क्या होगा? 10 बजे। 2 बजे में हमें प्रतिबिंब समय क्या दिखेगा? 10 बजे। और हमें प्रतिबिंब कोण बताना है, 2 बजे प्रतिबिंब कोण। तो 2 बजे हमें वास्तव में 10 बजता हुआ दिखेगा और 10 बजे कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो प्रत्येक घंटा में 30 डिग्री का कोण बनता है, तो 10 बजे 10 × 30 यानी कि 300 डिग्री का कोण बनेगा। एक और क्वेश्चन अभी हम लोग देखेंगे एंगल वाला, लेकिन फिलहाल इसको देखिए। अगर क्वेश्चन में केवल आवर दिया जाए तो उसमें 30 से गुना करिएगा,
30 से गुना करिएगा तो उससे निकल जाएगा कि कितने डिग्री का कोण बनेगा। जैसे 1 बजे 30 गुने 1 30 डिग्री का कोण, 2 बजे 2 गुने 30 60 डिग्री का कोण, 3 बजे 3 गुने 30 90 डिग्री का कोण, 10 बजे 10 गुने 30 300 डिग्री का कोण, 5 बजे 5 गुने 30 150 डिग्री का कोण। यानी कि समय में अगर केवल आवर रहे तो आप 30 से गुना करिएगा तो आपका कोण निकल जाएगा। तो 10 बजे 10 गुने 30 यानी 300 डिग्री का कोण बनेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा? विकल्प सी होगा। आप बोलिएगा कि सर 2 बजे यहाँ पे समय क्या दे रहा है? 2 बजे तो 2 गुने 30 यानी 60 डिग्री होना चाहिए, फिर 300 डिग्री क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या बोला है? 2 बजे रात्रि में एक दीवार घड़ी की सुइया एक निम्न कोण और एक प्रतिदर्श कोण बनाती है, तो प्रतिबिंब कोण का मान पूछा है। तो 2 बजे प्रतिबिंब समय कितना होगा? 10 होगा, और 10 बजे कोण कितना बनेगा? 300 डिग्री। तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा? हमारा आंसर इस क्वेश्चन का 300 डिग्री हो जाएगा। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है दोपहर 12:23 बजे घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच बनाए गए दो कोणों में से छोटे कोण का माप क्या होगा। जब भी कोई समय दिया जाए और उस समय में हमसे पूछा जाए कि घड़ी की दोनों सुई यानी घंटे और मिनट की सुई के बीच में बनने वाले कोण का माप क्या होगा। टाइमिंग देखिए क्या दे रखा है, 12:23 में हमें बताना है कि घड़ी के दोनों सुइयों के बीच बनने वाले कोण का माप क्या होगा। तो देखिए कोण जब भी आपको निकालना होगा ना, तो एक फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। वह फॉर्मूला है आपका 60H माइनस 11m/2। ठीक है, 60H माइनस 11m/2। यहाँ जो माइनस है उसमें क्या करना है कि दोनों में से जो बड़ी वैल्यू होगा उसमें से छोटी वैल्यू घटा लेना है, यानी यहाँ नेगेटिव आपको नहीं लेना है। दूसरी चीज़ कि H का मतलब होगा आवर वाला समय और M का मतलब होगा मिनट वाला समय। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए H का वैल्यू आपका होगा 12 और M का वैल्यू हो जाएगा आपका 23। ठीक है, इस फॉर्मूला के ऊपर लेके आएंगे और अपने क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। लेकिन दूसरा और इम्पोर्टेंट बात कि जब भी समय 12 हो तो 12 को आप 0 भी ले सकते हैं। 12 को कितना ले सकते हैं? 0 ले सकते हैं। आप देखिएगा घड़ी में जैसे ही 11:59 होगा, अगर डिजिटल क्लॉक आपके पास है तो 11:59 के बाद एक बार पूरा का पूरा 0 हो जाता है, यानी 12 बजे को हम 0 से भी दर्शा सकते हैं। तो 12 के लिए हम आवर का वैल्यू क्या ले सकते हैं? 0 ले सकते हैं। तो जब हम H के जगह 0 लेंगे तो 60 गुना 0 कितना हो जाएगा? 60 गुना 0 तो 0 होगा, माइनस 11m तो 11 गुने 23 कितना होगा? 11 गुने 23 करेंगे तो यह हो जाएगा आपका 253। 11 में किसी भी संख्या से गुना करने के लिए क्या करते हैं? दोनों संख्या को हटा के लिखते हैं और बीच में दोनों को जोड़ के, तो 2 और 3 5, बीच में लिखेंगे 5, 11 से गुना हो गया तो 253, और बट्टा में कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब आप क्या करिए, दोनों में से जो बड़ी वैल्यू है उसमें से छोटी वैल्यू को माइनस करिए। तो 253 में से 0 माइनस करेंगे तो 253 होगा। 253/2 देखिए कितना होगा? 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 1 बचेगा 13, 2 छके 12 यानी 126.5 डिग्री का कोण बनेगा। 12:23 बजे, कुछ और कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको समझनी है, गौर से देखते रहिएगा। 12:23 बजे घड़ी के दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा? 126.5 डिग्री का कोण बनेगा। और हमेशा क्या होता है ना कि सेम टाइम में दो दो कोण बनता है। जैसे 12:23 में क्या होगा कि जो आवर वाला सुई होगा वह तो पक्का 12 पे होगा, और मिनट वाला सुई 5 से थोड़ा सा आगे होगा, 4 से थोड़ा सा आगे होगा, यही होगा। अब 12:23 में एक कोण तो आपका दोनों सुइयों के बीच इस तरफ से बनेगा और दूसरा कोण इस तरफ से बनेगा। इस तरफ से देख लीजिए छोटा कोण बनेगा, इस तरफ से बड़ा कोण बनेगा, और दोनों कोण को मिला के कितना डिग्री हो जाएगा? 360 डिग्री। तो एक कोण हम लोग फॉर्मूला से निकालते हैं और दूसरा कोण निकालने के लिए 360 डिग्री में से माइनस करते हैं। तो 360 डिग्री में से जो कोण दे रखा है यहाँ पे कितना दे रखा है? 126.5। 126.5 डिग्री को माइनस करेंगे तो दूसरे कोण का माप निकल जाएगा। जैसा कि हमने आपसे कहा कि सेम टाइम में हमेशा दो कोण बनता है, तो एक कोण तो आपका फॉर्मूला से आएगा, दूसरे कोण का माप कैसे निकालेंगे? 360 डिग्री में से माइनस करके। तो 360 डिग्री में से माइनस करिए, पॉइंट कुछ नहीं है तो हम यहाँ पे 0 डाल दिए। आगे 10 में से 5 माइनस करेंगे 5 हो जाएगा, डिग्री है तो डिग्री, पॉइंट है तो पॉइंट, यह आपका 9, 9 में से 6 घटेगा तो 3 हो जाएगा। यह आपका बचेगा 5, 5 में से 2 माइनस करेंगे 3, और 3 में से 1 माइनस करेंगे 2, यानी 233.5 डिग्री का दूसरा कोण बनेगा। एक कोण आपका 126.5, दूसरा कोण 233.5 डिग्री का होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में आइए क्या पूछा है हम लोगों से? छोटे कोण का माप पूछा है, तो दोनों में छोटा कोण कौन सा है? 126.5। अब देखिए एक चीज और,
छोटे कोण का माप जो भी होगा उसका माप हमेशा 180 से कम आएगा। अगर मान लीजिए आपने जो एंगल निकाला है उसका माप 180 से कम है तो छोटा कोण यही होगा, और अगर इसका मान 180 से ज़्यादा है तो फिर 360 डिग्री में से घटाने के बाद जो मान आएगा वह छोटा कोण हो जाएगा। छोटा कोण का माप हमेशा 180 से कम होगा और बड़े कोण का माप 180 से क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो एक कोण हम लोग निकालेंगे फॉर्मूला से और दूसरा कोण 360 डिग्री में से घटाकर। सेम टाइम में हमेशा दो कोण बनता है, एक कोण फॉर्मूला से, दूसरा कोण 360 डिग्री में से घटा करके निकाले। आगे बढ़िए, अगला देखिए क्वेश्चन क्या है। बोला है निम्न में से कौन सा उपरोक्त शब्द का जल प्रतिबिंब है। देखिए जल प्रतिबिंब हमें बताना है। जल प्रतिबिंब कैसे बनता है ध्यान से समझिएगा। जल में क्या होता है कि अगर कोई वस्तु इस तरीके से है तो उसका जल प्रतिबिंब कुछ ऐसा बनेगा, यानी जल में अपने स्थान पर ऊपर से नीचे की ओर पलट देता है। जैसे इसका जल प्रतिबिंब हम आपसे पूछिए तो ऐसा होगा, अपने जगह पे क्या करता है, ऊपर से नीचे पलट देता है। यह इस वस्तु का जल प्रतिबिंब हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई एरो इस तरीके से है तो इसको अपने जगह पर अगर पलटेगा तो ऐसा ही दिखाई देगा। ठीक है, इसी तरीके का हमें दिखेगा। अगर कोई एरो इस तरीके से है तो वह हमें कैसे दिखेगा, इस तरीके से दिखेगा, क्योंकि अपने स्थान पर यह ऊपर से नीचे पलट देता है। किसी लेटर की बात करें जैसे सी है तो यह हमें कैसा दिखेगा, तो इसी तरीके से अपने जगह पर इसको पलटिएगा तो ऐसा ही दिखाई देगा। ठीक है, भी कैसा दिखेगा, तो अपने जगह पर पलटिए ऊपर से नीचे, इस तरीके से हमें दिखेगा। क्लियर। चलिए एल हमें कैसा दिखेगा, तो ऊपर से नीचे पलटिए, इस तरीके से हमें दिखाई देगा। तो जल प्रतिबिंब कुछ इस तरीके से बनता है, अपने जगह पर ऊपर से नीचे पलट देता है। लेकिन दर्पण में देखिए क्या होता है, इसको भी यहाँ पे समझ लेते हैं। दर्पण में क्या होता है कि प्रतिबिंब राइट टू लेफ्ट बनता है, यानी अगर एरो इस तरीके से है तो इसका प्रतिबिंब ऐसे बनेगा, अपने स्थान पर बाएं से दाएं पलटेगा। जो बाएं में है वह किस तरफ हो जाएगा, दाएं में। अभी डायरेक्शन इसका बाएं तरफ है, डायरेक्शन दाएं की तरफ हो जाएगा। अगर इस तरह से कोई वस्तु है तो बाएं से दाएं इसको पलटिए तो यह बिल्कुल ऐसा ही दिखेगा। कोई लेटर सी है तो वह हमें कैसे दिखेगा, इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, तो दर्पण में ऐसा होता है, जल में ऐसा होता है। अब आइए हम लोग खोजते हैं इसका जल प्रतिबिंब। देखिए जिस लेटर का आसानी से आप जल प्रतिबिंब पता कर सकते हैं उसी लेटर से आप जल प्रतिबिंब पहचानने का प्रयास करिएगा। इसका देख लीजिए जल प्रतिबिंब तो कुछ ऐसा बनेगा। तो ऐसा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में तो नहीं है, ऑप्शन सी में भी नहीं है, ऑप्शन बी में और ऑप्शन डी में है। लेकिन ऑप्शन डी में देख लीजिए सी को क्या किया है, सी का दर्पण प्रतिबिंब बना दिया है, सी को इस तरफ पलट दिया है, जबकि जल में सी जैसे है वैसे ही हमें दिखेगा। तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा, हमारा आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा विकल्प बी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला देखिए, नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। अब इसके फॉर्म को पहचानिए। जब भी इस तरह का आकृति आपको दिखे ना, इस टाइप का अगर आकृति दिखे तो आप देखिए कि इसमें बड़ा बड़ा कितना ट्रायंगल है। तो एक तो यह वाला हो गया, दूसरा यह वाला, तीसरा यह वाला, और प्रत्येक ट्रायंगल जो है वह 9 ट्रायंगल देगा। और ऐसा ऐसा कुल मिला के 3 ट्रायंगल है तो 9 गुना 3 यानी कुल ट्रायंगल कितना बनेगा, यहाँ पे 27 बनेगा। इस फिगर को आप गौर से पहचानिए। इसमें कभी 2 फिगर होता है, कभी 3 फिगर होता है, कभी 4 होता है। तो ऐसे वाले क्वेश्चन में बड़ा बड़ा जितना ट्रायंगल होगा उसका 9 गुना ट्रायंगल टोटल बनेगा। तो बड़ा बड़ा देख लीजिए 1 2 और 1 3, 9 गुने 3 यानी कुल मिला के कितना ट्रायंगल होगा, 27। काउंट करने का आपको जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, कथन और निष्कर्ष से है। यह तो प्योर सिलॉक्स का क्वेश्चन है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कथन के हिसाब से बनाएंगे वेन डायग्राम और उसके बाद वेन डायग्राम के आधार पे निकालेंगे निष्कर्ष। पहला कथन, कुछ शेर बाघ है। कुछ शेर क्या है, बाघ है। तो शेर का कुछ हिस्सा हम कॉमन करेंगे बाघ के साथ। ठीक है, कुछ शेर बाघ हो गया। आगे देखिए क्या बोला है, बोला कुछ बाघ हाथी है। बाघ का कुछ हिस्सा किसके साथ कॉमन करेंगे, हाथी के साथ। ठीक है, हाथी हो गया। आगे बोला है सभी हाथी बंदर है। जो भी हाथी है सब बंदर है। तो हाथी के ऊपर से क्या रहेगा, हाथी के ऊपर से बंदर रहेगा। और आगे सभी बंदर मानव है। तो बंदर के ऊपर से क्या होगा, बंदर के ऊपर से मानव होगा। ठीक है, सभी का वेन डायग्राम कुछ ऐसा बनाते हैं, कुछ का वेन डायग्राम कुछ ऐसा बनाते हैं। तो कथन के हिसाब से हम वेन डायग्राम बना लिए। कुछ शेर बाघ है, कुछ बाघ हाथी है, सभी हाथी बंदर है, सभी बंदर मानव है। अब निष्कर्ष निकालिए। पहला निष्कर्ष देखिएगा क्या है यहाँ पे। पहला निष्कर्ष है कुछ मनुष्य बाघ है। कुछ मनुष्य बाघ है। देखिए मनुष्य बाघ के साथ कॉमन है, हाँ मानव बाघ के साथ कॉमन है, तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा कुछ बंदर बाघ है। कुछ बंदर बाघ के साथ कॉमन है, हाँ है,
दूसरा भी सही हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, 1 और 2 दोनों अनुसरण करता है। हमारा आंसर इस क्वेश्चन का होगा विकल्प डी, 1 और 2 दोनों अनुसरण करता है। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए। बोला है कौन सा विकल्प चित्र प्रश्न के साथ निकटतम समानता रखता है। आपको यह बताना है, ऐसी आकृति को चुनना है जो इसके बहुत क्लोज हो, जिसके साथ इसका सिमिलरिटी हो, बहुत सारा समानता आपको दिखे। तो गौर से देखिएगा तो पता चलेगा कि यह वाला जो फिगर है वह इसके साथ बहुत ही क्लोज है। देख लीजिए, यहाँ भी स्टार इस पॉइंट पे है और इस तरीके का है, यहाँ भी ऐसा, बट स्टार देख लीजिए, स्टार का जो पोजीशन है इसमें ज़्यादा सिमिलर है। तो आकृति बी हमारा आंसर होगा। आकृति बी के लिए ऑप्शन ए, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन में, नंबर 14 देख लीजिए। नंबर 14 क्वेश्चन आपका सीटिंग अरेंजमेंट का है। यहाँ बोला गया है ए बी सी डी ई एफ जी और एच एक वृत्त के चारों ओर केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं। कुल कितना पर्सन है यहाँ पे, कुल पर्सन का संख्या है 8। तो पहला काम आपका यह है कि सभी 8 पर्सन को बिठाने के लिए जगह बनाइए। सब केंद्र की ओर मुँह करके बैठा है, तो 8 व्यक्ति को हम बिठाएंगे कुछ ऐसे, और सभी का चेहरा हम कर देंगे किस तरफ, सभी का चेहरा हम कर देंगे केंद्र के तरफ। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अब आगे बोला है बी एफ के दाईं ओर तीसरे स्थान पर। बी कहाँ है, एफ के दाईं ओर तीसरे स्थान पर। तो सबसे पहले हम किसको बिठाएंगे, एफ को बिठाएंगे। तो पहला व्यक्ति को इन 8 जगह में से कहीं भी बिठा लिए, तो हम यहाँ बिठा लिए। और एफ के दाईं ओर तीसरा, दाईं ओर पहला, दाईं ओर दूसरा, दाईं ओर तीसरा, यहाँ पे कौन बैठा है, यहाँ पे बैठा हुआ है बी। देख लीजिए क्या बोला है, बी एफ के दाईं ओर तीसरे स्थान पर। तो पहले हम एफ को बिठाएंगे और एफ के दाईं ओर पहला, दाईं ओर दूसरा, दाईं ओर तीसरा बी बैठेगा। इस तरफ एफ का बाएं ओर होगा, इस तरफ एफ का दायां ओर होगा। आगे, और एच के बाईं ओर तीसरा, सब किसके बारे में बोला है, बी के बारे में, कि बी एफ के दाईं ओर तीसरा है, साथ में एच के बाईं ओर तीसरा। तो हम एच को कहाँ बिठाए कि वहाँ से बाएं तीसरा हमें बी दिखे। तो अगर हम एच को यहाँ बिठाते हैं तो एच के बाएं पहला, बाएं दूसरा, बाएं तीसरा हमें बी दिखाई देगा। तो पहला लाइन यही था कि बी एफ के दाएं तीसरे स्थान पर है और एच के बाएं दूसरे स्थान पर। तो पहले हम एफ को बिठाए, एफ के दाएं तीसरा बी को बिठाए, और बी को बिठाने के बाद हम एच को वैसे जगह पे बिठाएंगे जहाँ से बाएं तीसरा हमें बी दिखेगा। तो हम यहाँ बिठाएंगे तो बाएं पहला हो जाएगा, यहाँ बिठाएंगे तो बाएं दूसरा हो जाएगा, यहाँ बिठाएंगे एच को तभी यहाँ से बाएं तीसरा बी होगा। आगे देख लीजिए, सी ए के बाईं ओर चौथे स्थान पर। सी ए के बाईं ओर चौथे स्थान पर। तो यहाँ पे देखिए सी तो बैठा हुआ नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं, इस लाइन को अंडरलाइन करके छोड़ते हैं और आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आगे देखिए क्या बोला है, ए एफ और बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। ए एफ और बी का मतलब निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो ए ना तो यहाँ बैठेगा ना यहाँ बैठेगा, क्योंकि इन दोनों जगह पे बैठेगा तो एफ का पड़ोसी हो जाएगा। साथ में ए यहाँ भी नहीं बैठेगा और यहाँ भी नहीं बैठेगा, क्योंकि इन दोनों जगह पे बैठेगा तो बी का पड़ोसी हो जाएगा। और ए जो है एफ और बी का पड़ोसी नहीं है। तो 4 जगह हम नहीं बिठा सकते हैं, तो अब एकमात्र जगह बचा है, तो यहाँ पे आप ए को बिठा दीजिए, यहीं पे ए बैठेगा। यहाँ नहीं बैठ सकता है, यहाँ नहीं बैठ सकता है, तो एकमात्र जगह है तो वहाँ पे ए को बिठा दिए। अब ए बैठ गया तो सी को भी बिठा लिए। सी ए के बाईं ओर चौथे स्थान पर, ए के बाईं ओर चौथा, इस तरफ बायां ओर होगा। ए के बाईं ओर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यहाँ पे कौन है, यहाँ पे आपका बैठा हुआ है सी, ए के बाईं ओर चौथे स्थान पर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बोला है ई बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। ई बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब ई ना तो यहाँ बैठेगा ना यहाँ बैठेगा, ना ई जो है ना तो यहाँ बैठेगा ना यहाँ बैठेगा। तो अब ई के लिए एकमात्र जगह तो यही बचा है। ई को अगर हम यहाँ नहीं बिठा सकते हैं, यहाँ नहीं बिठा सकते हैं, तो यहाँ तो पर्सन बैठा हुआ है, यही एकमात्र जगह है, तो यहाँ पे ई को बिठा लिए। आगे देखिए क्या बोला है, जी डी के दाईं ओर दूसरा। जी डी के दाईं ओर दूसरा, जी डी के दाईं ओर दूसरा। अब 2 ही जगह बचा हुआ है, किसी एक जगह जी को, दूसरे जगह डी को बिठाएंगे। तो डी को अगर यहाँ बिठाते हैं तो डी के दाईं ओर पहला, दूसरा, यहाँ जी आ जाएगा। लेकिन अगर डी को यहाँ बिठाते हैं तो डी के दाईं ओर पहला, दूसरा, यहाँ पे जी नहीं आएगा।
है ना। तो हमें क्या करना है, डी को हमें यहीं पे बिठाना पड़ेगा, तभी तो डी के दाईं ओर पहला दूसरा यहाँ पे हम किसको बिठा सकते हैं, जी को बिठा सकते हैं। अगर हम डी को यहाँ बिठाएंगे तो दाईं ओर दूसरा जगह खाली नहीं है, मतलब डी को हमें यहीं पे बिठाना पड़ेगा। अब सभी पर्सन को हम इस अरेंजमेंट में बिठा चुके हैं। अब क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन है एच के एकदम दाईं ओर कौन बैठा है, एच के एकदम दाईं ओर, एच के एकदम दाईं ओर कौन बैठा है, ई। तो आंसर हमारा इस क्वेश्चन का विकल्प बी हो जाएगा। एक बार अरेंजमेंट बन गया, फिर इसके ऊपर जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका आंसर हम लोग बहुत ही आराम से दे सकते हैं। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन है, आपको एक प्रश्न और दो कथन दिए गए हैं, निर्णय कीजिए कि कौन सा कथन दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए आवश्यक है। यहाँ पे देखिएगा क्या है, एक प्रश्न है और दो कथन है। हमें यह बताना है कि दोनों कथन में से कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर प्रॉपर तरीके से देने के लिए पर्याप्त है। आपको यह सोचना है कि क्या केवल पहला कथन प्रश्न का उत्तर दे सकता है, या केवल दूसरा कथन प्रश्न का उत्तर दे सकता है, या फिर एक या दो अकेले दे सकता है, या फिर दोनों मिलकर देगा या दोनों मिलकर नहीं देगा। यह हमें तय करना है। हमें क्या तय करना है कि इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन सा कथन पर्याप्त है। प्रश्न पढ़ते हैं, क्या मोबाइल बहुत अत्यधिक देखने से सिरदर्द होता है, क्या मोबाइल बहुत अत्यधिक देखने से सिरदर्द होता है। इस क्वेश्चन, यह आपका क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का देखिए जवाब किस कथन से मिलता है। तो पहला कथन है, पीयूष ग्रंथि के अत्यधिक उत्तेजन से सिरदर्द होता है। पीयूष ग्रंथि के अत्यधिक उत्तेजन से सिरदर्द होता है, पहली बात, पहला कथन है। और दूसरा, मोबाइल को देखने से आंखों में तनाव उत्पन्न होता है जिससे पीयूष ग्रंथि उत्तेजित हो जाती है। देखिए यह दोनों मिलाकर के इस क्वेश्चन का आंसर दे रहा है। देखिए इससे शुरू करिए, मोबाइल को देखने से आंखों में तनाव उत्पन्न होता है जिससे पीयूष ग्रंथि उत्तेजित होती है, और पीयूष ग्रंथि के अत्यधिक उत्तेजन से सिर दर्द होता है। मतलब मोबाइल को देखने से सिर दर्द होता है, इसका जवाब यह दोनों मिलके दे रहा है कि मोबाइल को देखने से आंखों में तनाव उत्पन्न होता है जिससे पीयूष ग्रंथि उत्तेजित हो जाती है, और पीयूष ग्रंथि के उत्तेजित हो जाने से सिर दर्द होता है। मतलब सिर दर्द, मोबाइल को देखने से जो सिर दर्द होता है उसका जवाब एक और दो दोनों मिलके दिया। तो हमारा आंसर क्या होगा, एक और दोनों एक साथ पर्याप्त है, दोनों मिलकर इस क्वेश्चन का आंसर दे पा रहा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए, कोर्स और एक्शन का है, कथन और कार्यवाही का है। इस कथन के आधार पर हमें क्या एक्शन लेना चाहिए। तो कथन है, उत्तर कर्नाटक में निर्माण उद्योगों को पानी की अत्यधिक कमी का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर कर्नाटक में निर्माण उद्योगों को पानी की अत्यधिक कमी का सामना करना पड़ रहा है। अब इसके लिए एक्शन क्या लेना चाहिए, क्या कार्यवाही होनी चाहिए। पानी के संकट को हल करने के लिए पहला कार्यवाही है, पानी के संकट को हल करने के लिए सरकार को कदम उठाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, सरकार को तो कदम उठाना ही चाहिए। ये बिल्कुल आपको रियल लाइफ से सोचना है कि क्या एक्शन लेना चाहिए, तो सरकार को कदम उठाना चाहिए पानी के संकट को हल करने के लिए। दूसरा, पानी को बचाने के लिए निर्माण उद्योग को बंद कर देना चाहिए। यह तो भाई नेगेटिव सेंस में हो गया। आप निर्माण उद्योग को अगर बंद कर देते हैं तो लाखों हजारों लोग हैं जो उसके ऊपर आश्रित है, जिनका रोजी रोटी निर्माण उद्योग से ही चलता है। बहुत सारे मजदूर हैं, सब सड़क पे आ जाएगा, बेरोजगार हो जाएगा। तो सरकार कभी भी ऐसा कदम नहीं उठाएगा जिससे आम लोग बहुत मुश्किल में हो जाएगा। तो यह तो नेगेटिव सेंस में हो गया। मतलब सरकार को कोई और अल्टरनेट विकल्प सोचना पड़ेगा। पानी के संकट को हल करने के लिए सरकार को कोई कदम उठाना पड़ेगा, लेकिन निर्माण उद्योग को बंद नहीं करना पड़ेगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, केवल एक अनुसरण करता है, यानी विकल्प डी इज द राइट आंसर। तो यह था आपका इस सेट का आखिरी क्वेश्चन। आज के लिए उतना ही, वापस मुलाकात होगी अगले दिन फिर से एक नए सेट के साथ। थैंक यू, जय हिंद।